नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। ईरान जंग में एक नया मोड़ आ गया है। हूती विद्रोहियों की तरफ से रेड सी में जहाजों पर हुए ताबड़तोड़ अटैक इस अहम ट्रांजिट रूट पर बड़ा संकट पैदा कर चुके हैं। इसके साथ ही पश्चिम एशिया का संकट और गहरा चुका है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार ट्रांजिट रूट अब इस जंग की चपेट में आते जा रहे हैं। टेंशन की बात यह है कि हॉर्मूज से लेकर रेड सी तक समुद्री रास्तों पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही पहले से ही डिस्टर्ब है, जबकि बढ़ते जोखिम के चलते शिपिंग कंपनियां वैकल्पिक यानी ऑल्टरनेट रास्तों का, ऑल्टरनेट रूट्स का भी रुख कर रही हैं और इसका सीधा असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर पड़ता है। तेल की सप्लाई और कीमतों को लेकर दुनिया टेंशन में है। रेड सी से हॉर्मूज तक बढ़ते खतरे और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहे इस असर पर देखिए हमारी एक खास पेशकश, रेड सी में वॉर। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत और दबाव के जरिए इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, तो दूसरी तरफ युद्ध के नए नए मोर्चे भी खुलते जा रहे हैं और संकट लगातार गहराता जा रहा है। हालिया घटनाक्रम में यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट में मालवाहक जहाज को निशाना बनाया। यमनी अधिकारियों के मुताबिक जहाज पर 3 लगातार मिसाइल हमले हुए, जिसमें 4 क्रू सदस्यों की मौत हो गई। राहत अभियान के दौरान 2 यमनी कर्मियों की भी मौत की खबर है। यह हमला ईरान युद्ध शुरू होने के बाद हूतियों की ओर से समुद्री जहाज पर हुआ सबसे गंभीर हमलों में से एक है। ये मामला सिर्फ एक जहाज पर हुए हमले की नहीं है। अब सवाल ये है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच शुरू हुआ टकराव पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले रहा है। जंग जमीन से समुद्र तक पहुंच गई है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि अगला हमला कहां होगा। सवाल यह है कि इस फैलते संकट की कीमत दुनिया के बाजार और आम लोगों को कितनी चुकानी पड़ेगी। एयर अटैक्स अलोन से आप हॉर्मुज खुलवा नहीं सकते। अब वो स्पेसिफिक इनके कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स पे हिट कर रहे हैं, जिसके चलते रूस ने अपना जो TU-124 है, कम्युनिकेशंस का, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो जहाज है वो भेजा है। क्योंकि आप जो है आप पूरा ड्रामा करके कि हम तो पी स्टॉक कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं ताकि ऑयल की कीमतें किसी तरह नीचे हो जाएं, स्टॉक मार्केट्स में जो ब्लड बाथ हो रहा है वो खत्म हो जाए, और फिर आप उसको तोड़ दें और फिर करें अपनी मनमानी कि हम तो लड़ाई जीतेंगे, हम तो ये करेंगे। अरे साहब, विदाउट पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड आप ईरान से लड़ाई जीत नहीं सकते, सीधी बात। ईरान जंग के चलते दुनिया के एनर्जी बाजार में पहले से ही हाहाकार मचा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के प्रयासों के बावजूद समुद्री हमलों की नई घटनाएं सामने आना इस बात की तरफ इशारा है कि कूटनीतिक समाधान अभी बेहद नाजुक हालात में है। हालिया हमलों को बातचीत में आए गतिरोध और बढ़ती समुद्री सुरक्षा पर गहरा रहे टेंशन के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ ईरान के आसपास होर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव है, तो दूसरी तरफ हूती हमलों से बाब अल मंदेब दबाव में है। अगर दोनों रणनीतिक समुद्री मार्ग लंबे वक्त तक असुरक्षित रहते हैं तो इसका असर सिर्फ जहाजों की आवाजाही पर नहीं पड़ेगा, बल्कि तेल, सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी बढ़ेगा। यानी जंग का अगला असर दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला साबित होगा। नाकाबंदी के बाद बड़े हमले। हूतियों ने जुलाई में सऊदी शिपिंग को निशाना बनाने की समुद्री नाकाबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद रेड सी में सऊदी से जुड़े जहाजों पर हमले की घटनाएं भी सामने आई है। रेड सी में सऊदी से जुड़े 8 जहाजों पर हमला हो चुका है। हालिया हमला उस दौरान हो रहा है जब होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से समुद्री कारोबार पहले ही दबाव में है। अब बाब अल मंदेब में भी जहाजों पर हमले बढ़ रहे हैं। इससे शिपिंग कंपनियों की परेशानी और बढ़ गई है। इसका असर समुद्री आवाजाही पर भी दिखाई देने लगा है। अगर खाड़ी के देशों और ईरान के बीच में कभी भी डायरेक्ट टकराव होता है तो उसका बुरा असर हम पर पड़ेगा, क्योंकि दोनों हमारे मित्र हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम
जो दोस्ती कर रहे हैं और जो हम अपने संबंध बढ़ा रहे हैं, वो खाड़ी के देश इस समय जो है वो भारत को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जबकि ईरान ने जो किया है हॉर्मुज़ को बंद करके, जो उसके चाचा की अमानत नहीं है, बहुत से देशों को इंक्लूडिंग भारत नुकसान हो रहा है। पिछले हफ्ते बाब अल मंदेब से रोज औसतन 32 जहाज गुजरे। पहले यहाँ रोज करीब 50 जहाज गुजरते थे, यानी अब इस रास्ते से करीब 18 जहाज कम गुजर रहे हैं। कंपनियों के सामने सुरक्षित समुद्री रास्ते चुनने की चुनौती बढ़ रही है। बाब अल मंदेब अहम कमर्शियल समुद्री रूट्स में से एक है। ये लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच का रणनीतिक समुद्री रूट है। यहाँ पर टेंशन बढ़ने का सीधा मतलब एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच समुद्री ट्रेड पर असर है। युद्ध का फैलता दायरा दुनिया की टेंशन को बढ़ा रहा है। बातचीत बंद, हमले जारी। ईरान युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिश दूर दूर तक कामयाब होती नजर नहीं आ रही। तेहरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका शर्तों को पूरा नहीं करता और समझौतों का उल्लंघन बंद नहीं करता, तब तक सीधी कूटनीतिक बातचीत संभव नहीं। हालांकि ओमान जैसे मध्यस्थों के जरिए अप्रत्यक्ष संदेशों को आदान प्रदान जारी है। बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिशों के कामयाब नहीं होने के चलते ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि समाधान निकलने तक सामरिक तौर पर अहम हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद रखा जाएगा। इस कदम से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में भारी अस्थिरता और कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर गंभीर संकट पैदा हो गया है। साहब, अगर आप इस तरह से धोखाधड़ी करते रहेंगे तो फाइनल पीस टॉक का आना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। कैसे ट्रस्ट करेगा कोई मुल्क आपके ऊपर? बड़े धड़ल्ले से आपने साइन किया MOU। कोई इजराइल कोई हमला बंद नहीं करेगा लेबनान के ऊपर, बेरूट पे बॉम्बिंग जारी रहेगी, जो करना है कर लो। पहला पैरा से ही आपने शुरुआत आगाज जो किया MOU का, आपने बोला कि जाए चूल्हे, मैं नहीं मानता, और आपने मजबूर किया ईरान को कि वो फिर बोले ठीक है साहब, अगर ऐसा है तो गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद है, और उसने बंद कर दी है। और आप कुछ नहीं कर सकते खोलने के लिए। यू कांट चेंज द ज्योग्राफी ऑफ द गल्फ। ईरान अमेरिका जंग में लगातार नए मोर्चे खुल रहे हैं। समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ रहा है और रीजनल गुटों की सक्रियता ने संकट को और पेचीदा बना दिया है। हूती हमलों ने इस संघर्ष का एक नया आयाम खोल दिया है। बाब अल मंदेब जैसे रणनीतिक समुद्री मार्ग पर किसी व्यापारिक जहाज को निशाना बनाया जाना बताता है कि युद्ध का असर अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच संघर्ष के साथ खाड़ी क्षेत्र में समुद्री तनाव बढ़ा है। वहीं हूतियों की सक्रियता ने लाल सागर को फिर से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बना दिया है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के ताजा मिसाइल हमले ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान बाब अल मंदेब की तरफ खींच दिया है। ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया, लेकिन यह सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं है। इसके पीछे ईरान युद्ध के फैलते क्षेत्रीय प्रभाव की बड़ी तस्वीर है। एनर्जी मार्केट पर गहरा रहा संकट। ईरान से शुरू हुआ संघर्ष खाड़ी तक पहुंचा, हॉर्मुज़ में तनाव बढ़ा और अब लाल सागर में हूती हमलों ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। यमन के हूती संगठन का ईरान के साथ करीबी रिश्ता है। लाल सागर में हूतियों की सक्रियता का मतलब है कि संघर्ष का एक नया मोर्चा बाब अल मंदेब और अदन की खाड़ी तक पहुंच गया है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब दुहाई दे रहे हैं, वो 15 किलोमीटर दूर है ईरान के तट से। वहां से अपनी तोपें चलाकर भी वो उस आइलैंड को परखच्चे उड़ा सकते हैं। जो भी ट्रूप्स आप उस आइलैंड पे डालेंगे, उनका वापस आना, निकल के बच के आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप फालतू अपने ट्रूप्स मराने की आपको बड़ी तिलमिलाहट हो रही है कि मैंने मराए नहीं, ज्यादा अमेरिकन बॉडी बैग कोई खास आए नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक बोल रहे थे कि आपने 19 साल दिए और प्रेसिडेंट्स को लड़ने के लिए, मेरे को 4 महीने नहीं दे रहे। आप इलेक्शन किस स्लोगन पे जीत के आए थे? नो फॉरएवर वॉर्स, नो नेवर एंडिंग वॉर, मैं सब बंद कर दूंगा। आते ही तुमने शुरू किया है और ऐसी लड़ाई बढ़ेगी। 4 महीने हो गए, कहीं अंत नहीं दिख रहा, और डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व है।
अब ग्राउंड ट्रूप्स अमेरिकन पब्लिक नहीं चाहेगी। सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि होर्मुज से लेकर लाल सागर तक समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ रहा है। ईरान अभी भी अपनी शर्तें पूरी होने तक होर्मुज स्ट्रेट को खोलने से इनकार कर रहा है। इसके चलते होर्मुज में जहाजों की आवाजाही हाल के दिनों में बेहद कम हुई है। ईरान युद्ध अब समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लेने जा रहा है। ईरान युद्ध के दौरान होर्मुज में समुद्री ट्रेड पूरी तरह प्रभावित हुआ है। ये रास्ता वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल पेट्रोलियम फ्लो का करीब 20% और वैश्विक तेल व्यापार का करीब 27% इस अहम स्ट्रेट से जुड़ा है। अहम सी रूट्स पर जारी टेंशन के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल के पास ट्रेड कर रहा है। देखिए, ये बोलते हैं ना कि पागल लोगों के हाथ में, बंदरों के हाथ में उस तरह दे दो तो नुकसान ही नुकसान होगा। ठीक है, अब यहाँ इतनी ताकत अमेरिका के हाथ में दे दी है और उनका सरगना अगर एक इंसान हो जिसकी दिमागी हालात के ऊपर सवालिया निशान है, फिर तो दुनिया का नुकसान होगा ही। आप ईरान को ज्यादा तंग करेंगे, छेड़ेंगे, उसका अगला मुंह क्या होगा? इसको बोलो कि रेड सी भी बंद कर दो। 22% रोक दिया हॉर्मुज से, 15% रोक दो ये रेड सी से, बाबल मंदेब स्ट्रेट से, और कर दो दुनिया की तबाही पूर्ण रूप से स्वाहा। कर लो जो करना है। और ये भी लगे हैं कि साहब मैं करा कर ही छोड़ूंगा। क्या हासिल होगा आपको? दुनिया की इकोनॉमी तबाह करके आपको क्या श्रेय मिलेगा? आपकी खुद की इकोनॉमी भी मार खाएगी। लाल सागर में हुती विद्रोहियों के ताजा हमले के बाद समुद्री कंपनियों के लिए जोखिम और बढ़ गया है। पहले ही क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है और कई कंपनियां जोखिम कम करने के लिए अल्टरनेटिव रूट्स पर जाने को मजबूर हो रही हैं। इसका असर तेल की कीमत, वैश्विक सप्लाई चेन, माल ढुलाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ रहा है। महंगा कच्चा तेल यानी महंगा परिवहन, बढ़ती लागत और महंगाई का अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। क्या ईरान युद्ध का दायरा सिर्फ सैन्य संघर्ष तक रहेगा या फिर लाल सागर, होर्मुज और तेल की सप्लाई के रास्ते दुनिया की अर्थव्यवस्था तक इसकी मार पहुंचेगी? ईरान जंग की तस्वीर अब पहले जैसी नहीं रही है। ईरान युद्ध का असर अब सिर्फ मिसाइलों और मोर्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार रूट भी इसकी चपेट में आ चुके हैं और ये दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। यूक्रेन के रूस पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों ने दोनों देशों के बीच जारी जंग को एक बार फिर से सुलगा दिया। रूस के कई इलाकों में ड्रोन अटैक के बाद तनाव और बढ़ गया। वहीं रूस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई का खतरा बढ़ता जा रहा है। यानी एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए बातचीत और कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी ओर आसमान में ड्रोन और जमीन पर बढ़ते हमले बता रहे हैं कि जंग अभी थमने के मूड में नहीं है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रूस में मची हलचल, जवाबी कार्रवाई की तैयारी और जंग के बढ़ते दायरे पर देखिए ये खास रिपोर्ट, रूस की सुरक्षा में सेंध। रूस की सुरक्षा में सेंध। रूस यूक्रेन युद्ध अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां रूस की भौगोलिक गहराई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। तातारिस्तान के निजने कास्मक में यूक्रेनी ड्रोन हमले में दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत ने इस सवाल को फिर से सामने ला दिया है। ये इलाका यूक्रेन की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर और मॉस्को से करीब 800 किलोमीटर ईस्ट में है। हमले में शहर के साथ साथ टेन्को तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। सवाल यह है कि क्या रूस की एयर डिफेंस व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है और क्या यूक्रेन अब रूस के लिए पहले से कहीं बड़ी सुरक्षा चुनौती बन चुका है? यूक्रेन हमले से रूस में तबाही। रूस के भीतर यूक्रेन के एक बड़े ड्रोन हमले ने युद्ध की दिशा और रूस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमले में शहर के रिहायशी इलाकों के साथ साथ अहम एनर्जी सेक्टर को भी निशाना बनाया गया।
हमले का केंद्र निजने कास्मक में स्थित टेनको ऑयल रिफाइनरी बताया गया है। ये इलाका रूस के अहम तेल और पेट्रोकेमिकल औद्योगिक केंद्रों में शामिल है। यूक्रेन ने हमले की जिम्मेदारी स्वीकारते हुए रिफाइनरी को निशाना बनाने की बात कही है। पहले यूक्रेन सिर्फ तेल रिफाइनरी पर कभी कभार हमला करता था, अब वो रिफाइनरी, तेल टैंकर, बिजली सब स्टेशन और पूरे ऊर्जा सिस्टम को निशाना बना रहा है। जुलाई से रूस की बड़ी कंपनी वाइल्ड बेरीज के 23 गोदामों पर हमले हुए। रूसी अधिकारियों ने इसे पिछले 2 सालों में हुआ सबसे भयानक हमला करार दिया है। इस हमले के बाद रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध को फ्रीज या अस्थायी रूप से रोकने की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि निजने कास्मक यूक्रेन की सीमा से काफी दूर रूस के अंदर स्थित है। ऐसे में यहाँ तक ड्रोन पहुंचना रूस के लिए सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं, बल्कि उसकी घरेलू सुरक्षा के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। हमले के बाद तातारस्तान में शोक दिवस घोषित किया गया। आप समझते हैं प्रेसिडेंट पुतिन इस वक्त गुस्से में नहीं है, उसका चेहरा तमतमाया हुआ है, वो बहुत खासी खुंदस में है। उसने बहुत विश्वास किया डोनाल्ड ट्रंप पे कि वो बड़े सिंसियर हैं पीस में, लेकिन मेरा ख्याल अब उनको समझ आ रहा है धीरे धीरे कि डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं कि वो 90 अरब डॉलर देंगे यूक्रेन को लड़ाई चालू रखने के लिए, कि हाँ तुमने अब रूस को पकड़ लिया है, रूस को डिस्ट्रॉय करो, रूस को ख़त्म करो। ये हम 4 साल से ये राग सुनते आ रहे हैं कि रूस गया गया गया, ख़त्म, खलास, मर गया, लोग विद्रोह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अबे सिर सुहा नहीं किया, उल्टा 8 बिलियन 8 करोड़ यूक्रेनियन अपना देश छोड़ के भाग गए। 2 करोड़ के करीब मारे गए हैं साहब वहाँ पे, 2 बिलियन के करीब दे आर डेड यूक्रेनियन सोल्जर्स। और घायल कितने हुए हैं तो वो अल्लाह ताला खुदा ही जाने। पोलैंड बड़ा चिढ़ रहा है अब यूक्रेन से, क्योंकि सर पे चढ़ना शुरू हो गए और बता रहे हैं कि मैं तो चौधरी हूँ, ज़मीन पे पिट गया तो क्या हुआ, मैं ड्रोन से मार रहा हूँ, नुकसान पहुँचा रहा हूँ। और नुकसान पहुँचाया है। यूक्रेन के लिए ड्रोन अब केवल युद्ध क्षेत्र का हथियार नहीं रह गए हैं। कीव ने रूस के भीतर ऊर्जा और औद्योगिक ढांचे को निशाना बनाकर युद्ध की आर्थिक लागत बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरियों, एयर डिफेंस और सैन्य ठिकानों पर दूर तक पहुंचने वाले हमलों को बढ़ाया है। तेल रिफाइनरी पर हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि ऊर्जा ढांचा रूस की अर्थव्यवस्था और युद्ध क्षमता दोनों से जुड़ा हुआ है। लगातार ऐसे हमले होते हैं तो रूस को एक साथ 2 मोर्चों पर दबाव झेलना पड़ता है। यूक्रेन का युद्ध क्षेत्र और अपने भीतर अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा गंभीर होता जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध अब 5वें साल में पहुंच चुका है। मोर्चे पर जमीन की स्थिति में भले ही बड़े बदलाव सीमित हों, लेकिन युद्ध लड़ने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। अब मिसाइलों और ट्रेडिशनल हथियारों के साथ ड्रोन हमले इस जंग के सबसे निर्णायक बन चुके हैं। इस बदलते युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। युद्ध का नया मोर्चा। यूक्रेन का रूस पर भीषण ड्रोन हमलों का सबसे बड़ा रणनीतिक मैसेज ये है कि वो अब रूस की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर अंदर स्थित रूस के अहम औद्योगिक और ऊर्जा प्रतिष्ठानों तक हमला पहुंचाने की क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। रूस के लिए चुनौती सिर्फ हमले को रोकना नहीं, बल्कि इतने बड़े क्षेत्र के औद्योगिक केंद्रों की सुरक्षा करना भी है। वहीं यूक्रेन के लिए रूस के ऊर्जा और औद्योगिक ढांचे पर दबाव बनाना युद्ध की आर्थिक क्षमता को प्रभावित करने की रणनीति का हिस्सा है। रूस के साथ दिक्कत यह है कि उसका जियोग्राफिकल एरिया काफी बड़ा है। ऐसे में हर औद्योगिक संयंत्र, तेल प्रतिष्ठान, सैन्य ठिकाने और शहर को समान स्तर की सुरक्षा देना बेहद चुनौतीपूर्ण है। यही वो जगह है जहां यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन रूस के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। एक तरफ रूस बड़ी संख्या में ड्रोन को रोकने का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ कुछ ड्रोन महत्वपूर्ण इलाकों तक भी पहुंच रहे हैं। यानी चुनौती सिर्फ ड्रोन की संख्या नहीं, बल्कि ये है कि रूस को अपना विशाल सीमा और रणनीतिक ढांचे पर लगातार निगरानी और सुरक्षा बनाए रखनी पड़ रही है। रूस में लोग पुतिन को पूछ रहे हैं, भाई कब तक सहेगा, कब तक सहेगा, कब तक चुप्पी साधे रहेगा? When are we hitting back? और hitting back not just with attacks on Kyiv with missiles and drones, लेकिन hitting back in a major way, ground offensive का सीजन अभी है।
हमें वो ग्राउंड ऑफेंसिव अभी तक दिखा क्यों नहीं? बातचीत चल रही है कि वो ग्राउंड ऑफेंसिव कभी भी आ सकता है और रूस अब इस नतीजे पे आ गया है, निष्कर्ष पे आ गया है कि ये जो है वो नवोरसिया बनाएगा, नया रूस बनाएगा, सारे रूसी भाषी इलाकाओं को कब्जा करेगा। रूसी भाषी इलाके कब्जे के लिए यूक्रेन में कौन से रह गए हैं? 2 हैं, ओडेसा और खार्किव। रूस का भीषण पलटवार। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ मोर्चों पर नहीं बल्कि दोनों देशों की रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे तक पहुंच चुका है। यूक्रेन की रणनीति में रूस के ऊर्जा और औद्योगिक ढांचे पर दबाव बढ़ाना अहम होता जा रहा है। विश्व विशेष में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।